मानवर कांशीराम जी ने कहा था यदि हमसे टिकट देने में गलती हो जाए तो आप वोट देने में गलती मत करना। बिल्कुल। जिला की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और बेरोजगारी में कितने नंबर देंगे आप इसमें फेल कर देंगे क्या? एक कोई हॉस्पिटल बता दीजिए कि हम जाके दिखा दें यहाँ पर। जी। शिक्षा के तौर पर तमाम नौजवान यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसे आप बता दीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं शिक्षा के लिए। बुंदेलखंड का वासी अपने आप को ठगा महसूस करता है कि चुनाव आए, उनसे वोट लिया, ठग लगता है। आपकी सरकार आएगी, ठग की जाएगी या कुछ दे के जाएगी बुंदेलखंड? अब अभी आपकी सरकार बनेगी, महोबा स्मार्ट सिटी बनेगा। ज्यादा वाले नोट कहाँ से आए? दिस इज अ पार्ट ऑफ करप्शन, दिस इज द पार्ट ऑफ करप्शन। खाद यदि नहीं मिल रही है, दिस इज द पार्ट ऑफ करप्शन। कालाबाजारी हुई है। आदरणीय हर कार्यकर्ता तैयार है, हर नेता तैयार है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट देंगे। समाजवादी पार्टी के महोबा में हम बता रहे हैं दोनों विधायक समाजवादी पार्टी के बनेंगे, और महोबा विशेष तौर से 2002 से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं बना है। इस बार चाहे जो चुनाव, बुंदेलखंड का युवा हो या पूरे देश का युवा हो, वोट किस मुद्दे पे देना चाहिए? जाति के नाम पे देना चाहिए या धर्म के नाम पे देना चाहिए, या पार्टी या फिर क्षेत्र का कैंडिडेट देख के? पलायन भाभी कैसे रोका जाए? यहाँ का युवा टैलेंट बहुत है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है, महोबा के युवा में हो। ये बात पता चलती है कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो किसानों की सरकार है। जी। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता है कि किसानों की क्या समस्या है, उस समस्या पे वो ध्यान देती है। महोबा 1995 में जिला बना, आज 2025 चल रहा है। क्या लगा इतने सालों में 30 साल का 31 साल का गैप हुआ? गांधी को आज गाली दे रहे हैं जो अपने प्रधान से नहीं कुछ कह सकते। धर्म एक अलग चीज है जी, राजनीति एक अलग चीज है, व्यापार एक अलग चीज है। तो राजनीति को धर्म से ना जोड़िए, हाँ धर्मानुसार राजनीति करिए। आज आप मोदी को कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगी कि क्या उनके पास स्वदेशीपन है जिनको बच्चे फॉलो करते हैं? वो हमारे ख्याल से फेशियल भी रोज विदेशी लेते होंगे, जो उनकी साइन है उनके घर करना चाहते हैं, प्रेम की बात करना चाहते हैं। हम विस्फोट की बात नहीं कर सकते। राजनीति में युवा क्यों नहीं आ रहा है? यदि कोई आ भी रहा है तो उसको सफलता क्यों नहीं मिलती? कहाँ कमी कर देता? पैंट पहना, सदरी डाली, युवा नेता बन गया, क्या ये ऐसे संभव है? किस हिसाब से आपको क्या लगता है, नौजवान की, अपने बुंदेलखंड की नौजवान की कहें या महोबा की नौजवान की कहें, प्रमुख समस्याएं क्या हैं? बेरोजगारी, शिक्षा या अवसर की कमी? या केवल हिंदुत्व की बात करके हम पूरे देश के नागरिक को कहाँ छोड़ देंगे? सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है? यदि आपकी सरकार आई, वर्तमान सरकार नहीं कर रही, यदि आपकी सरकार आती है, आपने जैसा की बात कही कि विधायक बने आप, तो महोबा को क्या अलग देंगे आप? सवाल भाई साहब, अभी किसान घोटाला आप देखते हैं, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, कोई सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, खुला सब कुछ चल रहा है। क्या लगता है भाई साहब, यदि आपकी सरकार आती है, किसानों को आप क्या करेंगी? खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है, किसान हम तो चाहेंगे कि लड़कियों से कि आप अपनी शिक्षा को इतना बढ़ाएं कि शिक्षित होके आप अपने पीछे लड़कों को भगाएं, ना कि इस तरीके से लड़कों। आपके रोल मॉडल कौन है जो आपको लगता होगा उनको देख के हम प्रभावित होते हैं कि ये कौन? कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में मेहमान रहने वाले हैं महोबा की राजनीति के एक जाना माना चेहरा जो आप सभी लोग परिचित होंगे। ऐसी खूबसूरत जोड़ी, ऐसी पति पत्नी की खूबसूरत जोड़ी जहां भी जाते हैं धमाल मचाते हैं। वो आपने मूवी का डायलॉग सुना होगा, जहां भी जाएंगे धमाल मचा के ही आएंगे। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय अंशु रमेश चंद्रा शिवहरे जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर कैसे हैं सर? बस ठीक है सर। बात आएगी, पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा। सर बात आती है कि जवाब कौन देगा, भाभी देंगी या आप देंगे? कुछ के जवाब भैया दे देंगे, कुछ के हम दे देंगे, दोनों मिलके भी दे देंगे। दोनों मिलके भी दे देंगे। भाई क्या बात रहती है कि आप महोबा जिला में जहाँ भी जाते हैं, मैंने पहले भी कहा है, एक चर्चा की जोड़ी है। खूबसूरत भी कहा जाए, हैंडसम भी कहा जाए, एक चेहरे में मुस्कान रहती है। एक का कमेंट भी आया था कि एक सवाल जरूर पूछना, राज क्या है, मुस्कान का राज क्या है? जहाँ भी जाते हैं, जैसे किसी तो देखते हैं एकदम खुशी रहती है। क्या है भाई साहब, ये राज क्या है ये मुस्कान का? मुस्कान का राज तो हम यही कहेंगे कि हमेशा अंदर से धनात्मक रहना ही जीवन का लक्ष्य है, और हम लोग पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव लोगों के सामने दिखता है। बस हम तो यही जानते हैं। भाई जब बात आती है, जोड़ी आपकी बहुत अच्छी है। राजनीति में आप सक्रिय कब से हुए? राजनीति में 2010 में जी, जब जिला पंचायत का चुनाव था, उस समय हम लोग राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते थे जी। ग्राम छानी कला ये पड़ता है कबरई ब्लॉक में जी, वहाँ के रहने वाले हैं जी। आप कानपुर देहात अकबरपुर से हैं जी। तो शादी 2008 में हुई थी जी। 10 में अचानक गांव में कार्यक्रम में हम अक्सर आते थे। 15 अगस्त को जी विद्यालय में कार्यक्रम होता था, प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल में। तो हमारे गांव के ही हमसे पहले जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं जी। तो उस बार गांव के लोगों ने सलाह दी कि आप चुनाव लड़ जाइए जी।
तो जिला पंचायत का पहले चुनाव मैं लड़ रहा था खुद जी। लेकिन जब आरक्षण आया जी। तो सीट महिला हो गई, ओबीसी महिला सीट। तब इनसे अनुरोध किया, तो इनका परिवार तो राजनीतिक परिवार भी रहा है जी। हमारे तो राजनीति में कभी कोई दूर दूर तक नहीं था जी। उसके बाद चुनाव लड़े जी। उससे पहले मैं एचबीटीआई कानपुर से बीटेक किया हूँ जी। तो वहाँ पर भी मैं एक चुनाव लड़ा था। अच्छा, वहाँ कॉलेज में जी। वहाँ पे एक कोपा का चुनाव होता है, सबसे बड़ा चुनाव होता है, ज़्यादातर सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में जी, है। जी। उसमें अलाउ रहता है कि फाइनल ईयर के बच्चे लड़ेंगे, सेकेंड ईयर के नहीं लड़ते हैं जी। लेकिन हमने सेकेंड ईयर में ही पर्चा भर दिया था। तो कुछ सीनियरों ने आके समझाया था कि ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ है। जी। बाद में मैंने वो पर्चा वापस भी लिया। जी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राजनीतिक वो रहा हो शुरू से। जी। उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद में निर्दलीय चुनाव लड़े, बहुत जनता ने सपोर्ट किया। जी। चाहे नौजवान मानिए इसलिए किया हो, चाहे विचारधारा लोगों को पसंद आई हो इसलिए पसंद किया हो। और लगभग 10,000 वोट हम लोगों को मिला था। जी। हमारे मुख्य जो विपक्ष में थे, रनर में जो रहे, उनको 5,000 समथिंग वोट मतलब मिला था। 5,000 से जीते आप? हाँ, 5,000 के वोट से जीते थे। जी। उसके बाद अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव शुरू हुआ। जी। तो तत्कालीन गवर्नमेंट थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने टिकट दिया हम लोगों को और अध्यक्ष जो है जिला पंचायत हुए। बाद में 2012 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। जी। नौजवान मुख्यमंत्री ने कमान संभाली। जी। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री बने। जी। तो उस परिवार से पहले से भी हमारे संबंध रहे हैं, ढाबा आना जाना रहा। हाँ, मैं देखता हूँ जब भी आप जाते हैं। हाँ। लखनऊ जब भी जाते हैं अखिलेश जी से जरूर आपकी मुलाकात होती है। ऐसी मुलाकात ऐसी होती है कि बिल्कुल घर जैसे संबंध रहते हैं। तो बाद में आज वो नहीं है, खैर यहाँ पर एक थे गुड्डू श्रीवास्तव जी, माननीय मंत्री रहे हैं जी, बहुत करीबी थे जी सैफई परिवार के, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। तो उन्होंने मुझे जो है वो किया कि आप जो है इस दल में आइए जी। धीरे धीरे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीटेक किए हुए हैं, हायर एजुकेशन में मैं भी बीटेक हूँ जी। तो एक उनकी विचारधारा, उनकी सोच जो थी वो लगा कि इस प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का काम ये करेंगे जी। और उस विचारधारा से जुड़कर हम लोगों ने 2012 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तब से लेकर अब तक उस दल के साथ में हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं जी। अब भाई साहब बात आती है, आपने जैसा बताया कि भाभी भी कानपुर देहात से हैं, आप यहाँ से रहे, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बहुत ईमानदारी से बताना। भाभी आप भी बैठी हैं, आपकी शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज हुई थी, ये बता दीजिए क्योंकि जनता जानना चाहती है। कोई भी कहता है मैं भी अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन जनता से जब मिलता हूँ पक्का लव मैरिज हुई, क्या सच्चाई है? ऐसा खैर सवाल हमारे रिश्तेदारों ने भी किया, सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों की पूर्णतया अरेंज मैरिज है। लव को अरेंज मैरिज तो नहीं बनाया? नहीं, लव को अरेंज नहीं, अरेंज ही है। उससे पहले हम लोग जानते नहीं थे जी, है ना। घर वालों ने शादी कराई जी 2008 में, अरेंज मैरिज है जी। अब बात आती भाई साहब, भाभी आपसे आती है, आपने की विचारधारा जो है कि समाजवादी पार्टी से ही बहुत दिन से एक्टिव हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्यों आई? अब और सी पार्टी थी और भी जुड़ सकते थे, समाजवादी ही पार्टी क्यों? नहीं, अगर आप मेरी बात करें जी तो मैं अगर अपना जीवन आपको इतिहास बताऊं तो मैं आरएसएस से जुड़ी रही हूँ जी। मेरे फादर आरएसएस में मेंबर हैं, काफ़ी हद आगे तक रहे जी। बट जब मैंने देखा जी बीजेपी की कार्यशैली, आरएसएस की, वो शायद मैं पहले बहुत सहमत थी जी। लेकिन जब मैं इसमें अपना कर्म कह लीजिए कि मैंने समाजवादी पार्टी जब ज्वाइन की तो मैंने देखा कि क्या अंतर है, और उस अंतर को मैंने महसूस किया क्योंकि क्या है कि केवल हिंदुत्व की बात करके हम पूरे देश के नागरिक को कहाँ छोड़ देंगे जी। हम अपने उस देश के लोगों में हम एकता की बात करना चाहते हैं, प्रेम की बात करना चाहते हैं, हम विस्फोट की बात नहीं कर सकते और हम विस्फोट वाली बात पे नहीं रहते हैं। इसलिए मैंने बीजेपी को, अब मैं
पसंद नहीं कर पाती हूँ। कहीं ना कहीं अंदर मुझे लगता है कि कुछ जी। गलत है इसमें। जी। हाँ नहीं, मैं पिछला अगर देखूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। की सरकार तक मैं सहमत जी। थी। कुछ बातों में यहाँ भी मैं असहमत जी। थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कुछ चीज़ों में। जी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, वो छोटे की बात थी जी। कि हम युवा थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, जो देखते थे जी। तो लगता था कि ये गलत है, जी। बीजेपी ही सही है। बट आज हम बड़े हुए, समझा, तो मैं देखा ये मेरे मतलब आप देखिए कि विवेकानंद जी आप कहते हैं, जी। उनकी बात करते हैं, उन्होंने जाके न्यूयॉर्क में जी। पूरे देश को मतलब इंटरनेशनली जी। अपने देश का परचम लहराया। जी। तो अगर वो केवल हिंदू की बात ही करते जी। तो क्या ये संभव हो पाता? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वहाँ पे हिंदू तो थे नहीं। जी। वहाँ तो सारे अंग्रेज बैठे हुए थे, बिल्कुल। इंटरनेशनली जी, बैठे थे। बिल्कुल। और बल्कि उन्होंने अपना ये दिखाया कि हम हिंदू हैं, जी। हम भगवा पहने हैं, जी। मगर हाँ अंदर से हम ऐसे सनातनी जो सबको लेके चल जी, सकते जी। हैं। तो बस ये चीज़ मुझे समाजवादी पार्टी में अच्छी लगती है, तो बस इसकी मैं नहीं आई हूँ। अब ये बात आती है, जनता बहुत आपसे चाहती भी जनता है जहाँ भी आप जाते हैं, क्या आगामी चुनाव में पार्टी आपको मौका देती है? क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट भी आया था कि आगामी विधायक है महोबा की, क्या लगता है अभी? देखिए, अगर मौका मिलेगा मुझे तो मैं सिर्फ इसलिए मैं विधायक बनना चाहूँगी कि मैं यहाँ के युवा को कुछ दे सकूँ। जी। और युवा को देने का मतलब है हम उनको क्या रुपए पैसे तो दे नहीं सकते। जी। कितने दिन तक चल जाएगा रुपए पैसे? विचार ही दे सकते जी। हैं, और विचार देने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। जी। कोई स्रोत होना चाहिए। जी। और जिससे हम उनको बदल सके। क्योंकि आज का हम युवा देखते हैं कि छोटी सी चीज़ पे वो अपने इंटरनेशनली छवि खराब होती है। जी। हम वोट दे रहे हैं छोटी सी शराब में और मीट में या इस प्रकार की पार्टियों में हम बदल जाते हैं, जी, एक रात में बदल जाते हैं। तो मैंने जब 2 बार चुनाव लड़ा और जीता, रात में मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगी। जी। मुझे चुनाव लड़ना है, अगर आप लोग मेरे साथ हैं। जी। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे 2015 के चुनाव में, मैं अकेली थी। मुझे रात में बहुत फ़ोन आए, जी। बट मैंने कहा नहीं, मैं स्वच्छ चुनाव लड़ूंगी। अगर आप लोगों को साथ देना है, जी। मेरी छवि पे दीजिए, जी। मैं आपको उसका बहुत अच्छा बाद में रिस्पॉन्स दूंगी, लेकिन ये नहीं कि मैं कुछ अलग करके चुनाव लड़ना चाहूँगी। और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं विधायक बनूंगी तो मैं अपने विचारों से युवा को बदलना जी। चाहूँगी। भाभी, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप विधायक बने और एक महोबा में परचम लहराएं। भाई, बात आती है, आपने बात की नौजवान को हम बहुत ले जाना चाहते हैं, तो भाभी आजकल राजनीति में युवा क्यों नहीं आ रहा है? यदि कोई आ भी रहा है तो उसको सफलता क्यों नहीं मिलती? कहाँ कमी कर देता है आजकल का युवा? क्योंकि युवा आता है, वो स्टेटस लगा देता है, व्हाइट पैंट पहना, सदरी डाली, युवा नेता बन गया। क्या ये ऐसे संभव है? नहीं, ऐसे संभव नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि कैसे कमेंट्स आते हैं। व्हाट्सएप में बच्चे जुड़े हैं, अब वो वही देख रहे हैं तो उनका दिमाग वहीं जाएगा। जी। हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, जी। इतिहास भूगोल समझ नहीं पाते हैं कि पूर्वजों के बारे में भी हमारा जानकारी भौगोलिक क्या जी। है, हम किस क्षेत्र से आते हैं। जी। देखिए, हमारा देश ऐसा है कि हम थोड़ी थोड़ी जगह भी जाएंगे तो भौगोलिक दशा से हम बदल जाएंगे, हमारी भोली भाषा चेंज हो जाती है। जी। और थोड़े से ही आप कहीं की भी बात करेंगे तो एक भाषा पे इंग्लिश बोली जाती है, तो पूरा देश में इंग्लिश बोली जाती है। हमारे यहाँ तो एक हिंदी भी पूरी नहीं बोली जाती है। जी। तो हम ऐसे देश से आते हैं और वहाँ पे लोगों को ये कह लें या वर्तमान सरकार ने इतना भटका दिया है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है जी। उसी से हमें लगता है बच्चे सही जानकारी नहीं पाते हैं और वो घुसना भी चाहते हैं तो बाद में डिप्रेशन, जैसे हम लोग इस शब्द को पहले जानते नहीं थे, डिप्रेशन, वो शब्द बच्चों की युवा पीढ़ी में घुस गया अंदर तक। भाभी, आपने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, क्या सोशल मीडिया आपका थोड़ा सा बच्चे भी आपको देखेंगे, तो क्या आजकल जो सोशल मीडिया का प्रयोग किस हद तक करना चाहिए? बच्चा गलत में आता है, रील खिसकाता है, रील चलाता है और दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है। नहीं, देखिए, व्हाट्सएप में आप जाएंगे तो व्हाट्सएप में तो आप भी कुछ डालेंगे, हम भी कुछ डालेंगे। जी। अगर आपको मोबाइल से कोई यूज करना है जी। तो चेक करिए, गूगल से चेक करिए, उसकी पॉइंट को निकालिए। अगर कोई पॉइंट मिल रहा है तो चेक करिए कि कहाँ से आया। जी। तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम तो जानते हैं कि हम लोग तो शायद कोई साधन इतने नहीं थे। जी, जी। अब तो आपके पास बहुत साधन। हम लोग उस समय सोचते थे कि कोई टॉपिक मिला है तो इसको किस मैगजीन से ढूंढें, जी। कहाँ से ढूंढें, इसको कहाँ से मिले।
अब तो कोई टॉपिक बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो 2 मिनट में टॉपिक गूगल जी। किया, गूगल निकाल लेते किया, हैं। चैट जीपीटी कुछ भी निकाल लेंगे। जी। तो बच्चे तो बहुत आगे होना चाहिए, हम लोगों से बहुत आगे होना चाहिए। भाई साहब आपसे सवाल ले लेते हैं। भाई साहब आज के हिसाब से आपको क्या लगता है, नौजवान की, अपने बुंदेलखंड की नौजवान की कहें या महोबा की नौजवान की कहें, प्रमुख समस्याएं क्या हैं? बेरोजगारी, शिक्षा या अवसर की कमी, या उन्हें अवसर नहीं मिल पाते, क्या देखते हैं? ये बुंदेलखंड के मानिए या पूरे देश का मानिए, जी। प्रदेश का मानिए, सबसे बड़ी जो समस्या है जी वो है बेरोजगारी। जी और बुंदेलखंड में शिक्षा की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, जी तो जो नौजवान हैं जी वो भटक जाता है। जी बुंदेलखंड में आप मैक्सिमम जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जी एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि 80% से एबव लोग डमी पढ़ाई करते हैं। जी मतलब कि एडमिशन ले लिया, ग्रेजुएशन हो गया, स्कूल से कोई, कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। जी तो मैं नौजवानों को ये संदेश देना चाहूँगा जी बिल्कुल कि जैसे आपकी कोई चाहत है जी तो उस चाहत के साथ एक अनुशासन होता है। बिल्कुल जैसे आपकी चाहत है कि आपको स्वस्थ रहना है, जी मुझसे लोग सवाल करते हैं जी बिल्कुल कि आपकी एज क्या है, जी और एज जब मैं बताता हूँ तो विश्वास नहीं करते, चौंक जाते हैं। चौंक जाते हैं जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपकी चाहत है स्वस्थ रहना, जी तो उसका अनुशासन क्या है? जी आपको योगा करना पड़ेगा, बिल्कुल। एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जी। अच्छा खाना पड़ेगा, तभी तो आप स्वस्थ रहोगे। जी बिल्कुल तो इसी टाइप से यदि आपकी चाहत है कि आपको कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, जी। तो उसका अनुशासन है। जी। उसका अनुशासन है कि आप अच्छी से पढ़ाई करिए। जी तो आपकी चाहत है कि आपको नेता बनना है, जी तो उसके भी अनुशासन है। बिल्कुल। कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता की समस्याओं को उठाइए, अपने सिद्धांतों से समझौता ना करिए। जी एक मैं वैसे बड़ा हो जाएगा नहीं, एक नहीं, उदाहरण आप करिए, दूंगा। बिल्कुल। एक आदिवासी महिला थी जी। केबीसी में जी। बैठी हुई थी, उसको बुलाया था केबीसी वालों ने, अमिताभ बच्चन जी थे। तो वहाँ पर क्या था कि वो लोग देसी शराब को बनाकर और बेचते थे, जी जो देसी शराब होती है। जी। तो जो लोग वहाँ पीने जाते थे शराब, तो वो उनकी महिलाओं के साथ में छेड़खानी भी करते थे और गलत भी करते थे। जी। वो इसलिए शांत रहती थी कि हमारी शराब नहीं बिकेगी तो हम खाएंगे क्या। जी मतलब कि उनको ये नहीं पता था कि जो उनका करैक्टर है, जो उनका ये शरीर है, जी। उस शराब से बहुत ज़्यादा कीमती है। किसी एक महिला ने विरोध किया, जब उसके साथ गलत हुआ, जब विरोध किया, थाने गई, बात आगे बढ़ती गई, तो बात बहुत आगे बढ़ी और उसको, उस महिला का आज नाम हो गया, वहाँ पे महिलाओं की समस्याएं खत्म हो गई। तो उसने अपने सिद्धांतों तो समझौता नहीं किया, जनता की समस्या को, वहाँ की महिलाओं को समस्या को उठाया, उसने जी। उठा के आगे बढ़ी। हो सकता है कि आप इसमें शहीद हो जाओ, जी हो सकता है कि आप ये करते करते शहीद हो जाओ। खिलाफ उसने आवाज उठाई, उसका मुझे मार दे। मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं जो है तो सब कुछ कायर बन के जीऊं, तो वो भी मरने के बराबर जी, है, बिल्कुल। या मैं संघर्ष करूं, जी। तो वो भी मरने के बराबर है, उसमें गोली मार दी जाएगी मुझे। तो उसने ये वाला रास्ता चुना। जी। आज उसको कितना पूरी दुनिया में नाम उसका हो गया। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा नौजवानों से कि हताश ना हो। यदि इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहे हैं तो सरकार बदलो, जी ऐसी सरकार लाओ जो आपके फेवर में काम करे। जी। और आप यदि राजनीति में जाना चाहते हैं तो उसके अपने अनुशासन है, पढ़ाई भी करिए और राजनीति भी करिए। यदि आप पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं तो उसका एक अपना अनुशासन है। यदि आप मैच खेलना चाहते हैं, क्रिकेट की दुनिया में जाना चाहते हैं तो उसके अपने अनुशासन जी, है। बिल्कुल। तो आपकी जो भी चाहत है, पहले उसके अनुशासन खोजिए, महापुरुषों को पढ़िए, अपने समाज का इतिहास पढ़िए, अपने महापुरुषों को पढ़िए जिनका नाम हुआ है, उनके चाहत के अनुसार उनके अनुशासन थे। जी यदि प्रेमानंद महाराज जी आज यहाँ पर बैठे हैं, पूरी दुनिया उनको जान रही है, तो उनकी जो चाहत थी मोक्ष को पाना, उन्होंने उसके अनुशासन का पालन किया। जी। यदि गौतम बुद्ध जो है बुद्ध बन गए, जी। तो उनकी जो चाहत थी उन्होंने अपने अनुशासन का पालन किया। जी। तो जो आपकी चाहत है उसके अनुशासन खोजिए, आप बुद्ध जीवन से खोजिए, टीचरों से खोजिए, महापुरुषों से खोजिए, जिनको आप अपना वो मानते हो, प्रेरणा स्रोत मानते हो, जिनको आदर्श मानते हो, उनसे जाके मिलिए, खोजिए, है ना, और आगे बढ़िए। देखिएगा आपका जीवन सफल होगा, आपका नाम होगा। भाभी आपसे सवाल ले लेते हैं। भाभी महोबा की आपको सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है कि यदि आपकी सरकार आई, वर्तमान सरकार नहीं कर रही, यदि आपकी सरकार आती है, आपने क्या जैसा की बात कही कि विधायक बने आप, तो महोबा को क्या अलग देंगे आप? देखिए, मैं जिस जिले से मैं आती हूँ, जी वहाँ से यहाँ बहुत अंतर है, जी। भौगोलिक दिशा में जी। भी और भी जी। क्षेत्र में भी। तो मैंने जैसा बचपन जिया है, वो यहाँ मैं जब शादी होके आई तो मैं तो कम रही,
कानपुर रहते थे हस्बैंड हमारे, तो हम साथ में रहते थे जी। कानपुर। फिर जब राजनीति में आए तो मैं यहाँ आई। और आप हंसेंगे, एक बात पे मैं जरूर बताऊंगी। नहीं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हंसने वाली ही बात है, जब चुनाव लड़ रहे थे तो मुख्यतः आप अपने घर आए हुए थे, हम कानपुर में थे। जी। तो आप बोल रहे थे कि अब हमने कहा आप 2 दिन के लिए बोल के गए थे, आप 4 से 5 दिन हो गए, जी। आप वापस नहीं आए। फ़ोन में मैंने बोला तो जी। कह रहे हैं कि अब हम नहीं आएंगे। मैंने क्यों? बोले अब आप कहाँ आएंगे, अब हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने कहा चल लड़ रहे होंगे चुनाव। बोले हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव आप लड़ रही हैं। सरप्राइज दिया आपको। हाँ, तो महिला सीट थी जी। तो मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा अच्छा कोई राजनीति से कोई लेन देन नहीं था। मैंने कोई कॉलेज में भी कभी कोई ना जी। स्पीच दिए ना क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी। जी। तो इस क्षेत्र में हमारे टीचर्स भी हम लोग को अलाउ नहीं करते थे, आर्ट्स के बच्चे ज़्यादा जी, जाते थे, तो हम बिल्कुल। लोग कभी इन चीज़ों में रहे भी नहीं। तो मैंने इनसे कहा नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो मैंने, आप कहेंगे कि मैंने भगवान से विनती की चुनाव हार जाएं। आपने विनती की? हाँ, मैंने ये कहा कि ये चुनाव हार जाए। हाँ, हमें राजनीति में ना आना मुझे पड़े। राजनीति में नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे भौगोलिक दशा से कुछ इम्प्रेस नहीं जी। थी। तो मुझे लगा मुझे कानपुर छोड़ के वहाँ बोले रहना पड़ेगा। मेरी सासू माँ ने बोला तुम्हें यहीं रहना है। जी। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ कहाँ रहूँगी, और यहाँ तो इतना मतलब पर्दा प्रथा ज़्यादा थी। जी। मेरे कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा डाउन था यहाँ जी। का माहौल। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ कैसे एडजस्ट करूँगी, भगवान करे ये चुनाव ही हार जाए। लेकिन जब नॉमिनेशन हुआ और आगे चुनाव बढ़ा, फिर जब मैंने मेहनत की साथ में, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं ये तो गलत हो जाएगा। अब तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो भगवान से भी मैंने बहुत प्रार्थना भी की, लेकिन आज मैं जिसको भी बताती थी वो लोग हंसते हैं कि हमने सच में मैंने प्रार्थना की थी कि चुनाव हार जाए। भाभी क्या लगा, कानपुर से आप आई, महोबा और कानपुर में क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस यही है कि सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन ही। जी। अब तो मैं देखती हूँ काफ़ी बच्चे बदल रहे हैं, क्योंकि जैसा आप बहुत बच्चों को अपने कीरत सागर जी। में दिखाते हैं कितना बच्चे पढ़ते जी, हैं जी। वहाँ पे लोग नहीं ऐसे। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ तो इस चीज़ में मैं मतलब थोड़ा सा वो भी होती हूँ कि देखिए आप एक गांव से निकल के कैसे कैसे पढ़ाई की है, और इलाहाबाद जाके फिर HBTI कानपुर से सिलेक्शन होना, पढ़ाई करना। तो मैं इम्प्रेस भी हूँ इन चीज़ों में, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हाँ अंतर था कि जो चीज़ हम लोगों को आसानी से मिलती है जी। वो यहाँ डिफ़िकल्ट से मिलती थी। जी। बस ये सबसे बड़ा अंतर है। वही उस डिफ़िकल्टी को मैं दूर करना चाहूँगी, जी। बच्चों को वो डिफ़िकल्टी ना हो। जी। जो चीज़ आसानी से, क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है। जी। स्वास्थ्य, शिक्षा, जी। ये हमारा मौलिक अधिकार है। इन हमारे मौलिक अधिकारों से भी हमको अगर वंचित रख रही है सरकार, तो ये आज जी। के समय में बहुत सबसे गलत चीज़ हो रही है। तो मैं अगर विधायक बनूंगी तो बस सबसे ज़्यादा मैं इसी पे जोर शिक्षा पे। करूंगी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, शिक्षा हो, मेडिकल लाइन हो, जी। कुछ भी हो, वो हमको सब उपलब्ध हो हमारे जिला में। जी भाई साहब, आपसे आ जाता है सवाल। भाई साहब, अभी किसान घोटाला आप देखते हैं, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, कोई सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, खुला सब कुछ चल रहा है। क्या लगता है भाई साहब, यदि आपकी सरकार आती है, किसानों को आप क्या करेंगी? खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, डंडा लाठी, ऊपर से प्रशासन डंडा चलाता है। देखिए, आपकी सरकार आती है तो आप क्या किसान के लिए करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो खाद की समस्या है, जी। जब हम अध्यक्ष जिला पंचायत ये हुई थी, जी। तत्कालीन गवर्नमेंट बसपा की थी, जी। विजय बहादुर सिंह सांसद थे। जी। उस समय भी यही समस्या थी खाद की। जी। और 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, 2017 तक 5 सालों में आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कहीं पर खाद की कोई कमी नहीं रही। जी। तो इससे, और फिर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, फिर खाद की समस्या आ गई। तो कहीं ना कहीं ये बात पता चलती है कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो किसानों की सरकार है। जी। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता है कि किसानों की क्या समस्या है, उस समस्या पे वो ध्यान देती है। जी। खाद की कोई कमी नहीं होती है। बीजेपी की गवर्नमेंट आई, ये व्यापारियों की गवर्नमेंट है। बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट आई, वो भी कहीं ना कहीं व्यापारियों की गवर्नमेंट रही होगी। तो किसानों की समस्याओं पे यदि कोई ध्यान देता है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो यदि हमारी सरकार आती है तो ये वाली समस्या आने ही नहीं है। जी। खाद की समस्या ही नहीं आएगी, आप देख लीजिएगा। जी। आप मतलब मीडिया के माध्यम से जी। पुराना रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए, और आगे आने वाले समय में भी आप देखिएगा, ये समस्या आएगी ही नहीं। जी। भाभी, आपसे सवाल लेते हैं। आप एक महिला हैं, बढ़िया राजनीति कर रही हैं, आगामी विधायक के लिए भी आप प्रबल दावेदारों में से एक हैं। महिलाओं के लिए कितना कठिन चुनौती है भाभी राजनीति में? कभी आपको ये लगा कि मुझे ये चुनौती है? देखिए, महिला होने के नाते हमें तो लगता है कोई भी ऐसा काम नहीं जो चुनौती भरा ना हो। जी। क्योंकि हमको 2 फेज देखने पड़ते हैं। जी। घर का भी, बच्चों का भी, परिवार का जी। भी, और सम्मान के साथ जी। राजनीति में आगे बढ़ना। उसके लिए हमको, ऐसा
पहले बोला जी, आपने जी। कि अनुशासन, जी तो अनुशासन ही एक ऐसा है कि हम अगर अपने जो हमारा कर्म है, गीता कहती है आपका जो कर्म है वो करिए। सफलता देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में है। जी। तो बस चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, हर एक के लिए ये लागू जी। है। जो आपका कर्म है आप अपने कर्म को करिए। अगर आप अपने कर्म को अच्छे शिद्दत से करते हैं तो कोई भगवान कभी नहीं असफल करेगा आपको। भाभी कभी बात ऐसी आई कि आप एक जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहीं, पुरुषों के बीच में आपका जाना हुआ, कभी ये महसूस हुआ कि मैं एक महिला हूँ, पुरुष में आप बैठे हैं, सभाएं चल रही, कभी ऐसा महसूस हुआ, नर्वस टाइप में आप हुई? हाँ हुई, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि हाँ, आपको आपका आत्मबल आपकी शिक्षा दे सकती है। जी हमको हमारा आत्मबल हमारी शिक्षा ने दिया, हमारे फादर ने हमको पढ़ाया। जी। मैं BSc BEd और बाद में मैं MSW भी किया, मैंने UGC नेट भी क्वालिफाई हूँ। तो मैंने अपनी शिक्षा और जो कमी लगती है तो बस जैसे आप कहा कि पहले चीज़ें मिलती नहीं थी तो जी। बुक से ढूंढती थी। अब तो चैट GPT गूगल मारो। जब मैं राजनीति में आई थी मैंने बुक्स ली, पॉलिटिक्स जी। साइंस की, जितनी भी समझ में आया जी। कि पॉलिटिक्स क्या है उसको बुक्स, अब तो कुछ भी है गूगल करके देख लो। जी। तो बस शिक्षा के साथ ही चलो तो कोई दिक्कत एक लेकिन समस्या आती है महिलाओं पे। जी बताएं सर। जब महिलाएं राजनीति में आती हैं जी। तो कहीं ना कहीं मेरा जो नौजवान भाई बहन जी। देख रहे होंगे जो जी। नवयुवक राजनीति में आ रहे हैं, जी। इस बात का जरूर ध्यान दें। जी। जैसे ही कोई महिला जी। यदि राजनीति में आती है तो उस पर गलत कमेंट शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, कहीं ना ये कहीं- महिला क्या कर पाएगी? हाँ, ये महिला क्या कर पाएगी, या उसके कहीं ना कहीं करेक्टर के बारे में कुछ जी, बोल बिल्कुल। देते हैं, कहीं ये जी। सब चीज़ों का सामना करना पड़ता, हो सकता है इनको भी करना पड़ा हो, लेकिन चूंकि बहुत बड़े पद में डायरेक्ट आई, जी। अध्यक्ष जिला पंचायत जी, का बिल्कुल। पद बहुत बड़ा बिल्कुल, पद बहुत होता जिला है, का पूरा मालिक तो होता है। उतना नहीं फील हुआ होगा। जी। लेकिन जो महिलाएं शुरू से राजनीति में आना चाह रही हैं, समाज की सेवा करना चाह रही हैं, महिलाओं के लिए या जी, बिल्कुल। लड़कियों को कुछ करना चाह रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं आ रही हैं। जी। तो इन समस्याओं को या तो वो नज़रअंदाज करें जी। या उनसे लड़ाई लड़ें। जी। तो कहीं ना कहीं जो नौजवान राजनीति में आ रहे हैं जी। उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि उनका सम्मान करें बराबरी से, बिल्कुल। क्योंकि आगे आने वाले समय में जब आप 10 साल बाद नेता बनोगे तो वो भी 10 साल बाद आपके बराबर की नेता बनेंगी। बिल्कुल। आज पहले जो महिलाएं हैं वो तो सब देख चुकी हैं, लेकिन जो नई लड़कियां राजनीति में कदम रख रही हैं और नए लड़के राजनीति में कदम रख रहे हैं, तो बराबर का सम्मान उनको दीजिए। उनको ये है कि दूसरी नज़र से मत देखिए उनको। जैसे आप समाज की सेवा करना चाहते हैं ऐसे वो भी समाज की सेवा करना चाहते हैं। राजनीति में आज सबसे कठिन यदि कोई काम है तो राजनीति है जी। क्योंकि आपका आर्थिक यदि रूप से आप सक्षम नहीं है, आप सोचोगे राजनीति से हम आर्थिक सक्षम हो जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। जी। मतलब राजनीति सेवा की भावना से आपको आना है, अपने व्यापार को अलग तरीके से चलाना है, ये एक समाज सेवा है। जी, आगे व्यापार अलग है, व्यापार अलग है, राजनीति अलग है। जी। जो नेता हुए हैं उनका कोई व्यापार नहीं रहा है। यदि जिन्हें नेता की उपाधि यदि किसी को दी गई है तो उनका कोई व्यापार नहीं रहा, उन्होंने समाज की सेवा की है तो उसी से उनका नाम हुआ है। जी। तो महिलाओं का सम्मान जो है करें, जी। जो भी राजनीति में महिलाएं हैं उनका सम्मान करें, उनकी अपनी विचारधारा है। भाई बात आती है आजकल का युवा जनरेशन, आपको देखा कि लड़कियां देखेंगी बहुत ज़्यादा इस समय माहौल भी आप देखते होंगे, सोशल मीडिया के जरिए देखते होंगे, गांव का माहौल देखते हैं, शहर का। लड़कियों के लिए क्या खास संदेश आप देना चाहेंगी? लड़कियां होती हैं गलत कदम उठा लेती हैं, भाग के शादी कर लेती हैं, ये चीज़ें होती है, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है? भाभी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी। जब मैं अध्यक्ष थी तो जी। यहाँ के एक SP थे, जी। नाम मुस्लिम थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। जी। लास्ट में कौन थे 2015 में। जी। तो एक बार उनसे मेरी मुलाकात हुई जी। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैम आप थोड़ा सा युवा भी हैं और जी। पढ़ी लिखी हैं, आप इसमें कुछ कर सकें, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ इस ज़िले में लड़कियाँ बहुत जल्दी भाग जाती हैं। जी बिल्कुल। ये समस्या उन्होंने मुझसे शेयर की जी। थी। तो उसी समय से मैंने इस पे वर्क किया, जी। करने का प्रयास किया था, जी। जितना मेरे हक में है। जी। मैं जब भी कभी डिग्री कॉलेज या किसी प्रोग्राम में गई तो मैंने हमेशा लड़कियों को जी। इस चीज़ में कहा है जी। और प्रयास किया, और आज भी और आगे भी, जी। कि देखिए आपका बच्चियों से ही मैं कहूँगी कि देखिए प्लीज़ आप अपने कर्तव्य में ये मोबाइल्स के या बच्चों के, लड़कों के उस पे मत आइए। देखिए लड़कों को क्या जी। है, आपको बिल्कुल बलगलाएंगे, बिल्कुल, और आपसे बोलेंगे आप बहुत अच्छी हैं, जी। बहुत तारीफ सुंदर हैं, करेंगे। तारीफ करेंगे। जी। तो ऑब्वियस है कि आप अच्छी हैं, बिल्कुल। तो अपने माँ बाप के लिए अच्छी बिल्कुल। रहिए। अपने माँ बाप को मत भूलिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। जी। देखिए यहाँ पे
इस समय देखिए डीएम आपकी गजल भारद्वाज जी हैं, तो उनके लिए आप बताइए कि डीएम है तो उनको कौन लड़का सलाम नहीं करेगा। हर करेगा हम लड़का। तो चाहेंगे कि लड़कियों से कि आप अपनी शिक्षा को इतना बढ़ाएं कि शिक्षित होके आप अपने पीछे लड़कों को भगाएं, ना कि इस तरीके से जी। लड़कों के बातों जी। पे इन्फ्लुएंस होके उनके पीछे पीछे जाए। तो शिक्षा करें, और जब भी आप एसपी, सीओ या डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बड़े पद में आप आएंगी तो आपको एक नहीं 1000 लड़के सलाम करेंगे। बिल्कुल। बस इस बात पे हम बहुत अच्छी प्रेरणादायक भाभी आपने बात की, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए भी। अब भाई जब बात आती है, आपके रोल मॉडल कौन है जो आपको लगता हो उनको देख के हम प्रभावित होते हैं कि ये कौन है भाई साहब की? अब देखिए, ये तो आप लोग मतलब कि अपने आप समझ जाइए कि हम जिससे प्रभावित होकर जो है राजनीति में आए जी, है ना भाई। पहले तो हम निर्दलीय ही चुनाव लड़े, लेकिन बाद में प्रभावित होकर हमने आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ज्वाइन किया है। जी। तो रोल मॉडल है। क्यों है? आपको क्या ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में क्या नजर आता है? देखिए, वो विजनरी हैं जी, उनकी सोच जो है जी, बहुत अच्छी है जी। वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। जब आप देखिए, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने जी, तो आपने देखा होगा कि विकास के तौर पर महोबा से आप ले लीजिए, महोबा एक स्मार्ट सिटी बनाई गई थी। जी, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला महोबा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई महोबा। जी, उसमें सीसी रोड, शायद लाइनों का कनेक्टिविटी अच्छी दी गई। उसका दूसरी उनकी एक सोच आई थी कि सभी शहरों को 4 लेन से जोड़ना। जी, मतलब जैसे कि हमीरपुर को जोड़ दिया उससे 4 लेन से, एक योजना आई थी। उसके बाद में आप बताइए, मुगल कालीन तालाब महोबा के जी, बड़े लंबे समय से पूरे जिले के तालाब कचरे से भरे हुए थे, पानी की समस्याएं थी। तो क्या कभी किसी सरकार ने, उसके बाद भी ये सरकार रही तो नहीं हुआ जी। एक रैंडम आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर जो है तालाबों की सफाइयों काम किया गया था। जी। कई लोगों का पेमेंट भी फंसा है। बाद वाली गवर्नमेंट सोच रही थी कि सब ये फ्री में इन्होंने पैसा ले लिया है, लेकिन नहीं, रियल में काम हुआ था धरातल पे। यदि आप लोग सर्वे करेंगे तो धरातल तालाबों का भी बहुत, सरखारी के, महोबा के, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी तालाबों का वो हुआ था। उन्होंने क्या हुआ कि लोगों ने बताया कि बुंदेलखंड में भुखमरी ज्यादा है या बुंदेलखंड में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने एक पैकेट चलाया था जी, लोगों को देने के लिए। उसमें घी भी था, तेल भी था, एक पैकेट चलाया था। तो क्या हुआ कि एक ये सोच थी, उन्होंने क्या किया कि कन्या विद्याधन दिया जी। अब उनका कन्या विद्याधन में क्या होता है, बच्चियों को लैपटॉप दिया। अब अपने बुंदेलखंड से ही सोच लीजिए, पूरे प्रदेश को दिया, लेकिन मैं यहाँ से कह रहा हूँ आपको कि यदि हमारी बच्ची इंटर पास, एक तो कोई पढ़ाता नहीं है, यदि किसी ने पढ़ाया इंटर पास हो गई तो उन्होंने क्या किया, शादी कर दी। बिल्कुल, शादी कर दी। उन्होंने उस समय क्या किया कि लैपटॉप दिया कि हो सकता है कि लोग बच्चों का ग्रेजुएशन में फ्री फीस का वो किया, ताकि लोग बच्चियों को धीरे धीरे एक आदत डाली कि आगे बढ़ाएं। देखिए, कोई बीमारी को आप सोचो कि एट रैंडम ठीक हो जाएगी तो नहीं होगी, समय लगेगा। तो उनकी जो सोच थी, उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, उन्होंने जो है तो आप वो देखिए 112 जी, 112 स्टार्ट की थी। हाँ, 100 नंबर स्टार्ट की। और जो वो PHQ बनाया पुलिस हेडक्वार्टर, अभी आप जाइए वहाँ, कभी वहाँ देखिए पहले क्या हाईटेक बनाया उन्होंने। तो एक सोच है ना कि जैसे क्राइम हो रहा तो उसको इमीडिएट कैसे कंट्रोल किया जाए। तो क्राइम को इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये जो गाड़ियां चली यहाँ पे, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम वहाँ लखनऊ में रख दिया। वुमेन्स हेल्पलाइन जब बनी 1090 बनाया उन्होंने। तो ये सब इससे पहले क्यों नहीं क्वेश्चन बने, एक सोच थी उनकी कि हम पूरा एक जगह बैठ के क्राइम को कितनी जल्दी कंट्रोल करें जी। तो इस सोच की वजह से हमारे वो जो है आदर्श रियल हीरो हैं। भाई तब क्या लगता है, महोबा जिला की शिक्षा व्यवस्था से आप कितने नंबर देंगे? जैसे आपको 10 दिया है कि महोबा जिला की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और बेरोजगारी में कितने नंबर देंगे अब इसमें नंबर तो हम बहुत ही कम दे पाएंगे। कितने दे पाएंगे? फेल कर देंगे क्या? अब फेल ही है, 3 नंबर भी नहीं इसमें दे पाएंगे। आप बताइए कि यदि आपको यहाँ पर कोई भी समस्या हो जाए महोबा में, अभी इनके मान लीजिए पैर में जैसे चोट आ गई थी, तो एक कोई हॉस्पिटल बता दीजिए कि हम जाके दिखा दें यहाँ पर।
शिक्षा के तौर पर तमाम नौजवान यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसे आप बता दीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं शिक्षा के लिए? जी बिल्कुल। अभी एक ट्रामा सेंटर जो है काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा है कि बना रहे हैं, लंबे समय से यहाँ पर मांग हो रही है। सरकारी अस्पताल आप चले जाइए, दवाइयाँ जो है लिख के दे देते हैं, बाहर से वो दवा लेके आते हैं, वही दवा फिर वापस भेज देते हैं। हाल देख ही रहे हैं जी ऑपरेशन, हाँ, ऑपरेशन के नाम पे उनसे 2000 लिया जाता है, तब डिलीवरी होगी, यदि नहीं देते हैं तो आपको रेफर बना देते हैं। कितना बुरा हाल है, कितना वो व्यापारीकरण कर रखा है पूरी तरह से। जी भाभी, अब बात आती है, महोबा जिला युवाओं का क्षेत्र है कहते हैं, लेकिन कोई भी नेता आता है, जब भी कोई राजनीति होती है, कोई भी चुनाव होता है, बुंदेलखंड का वासी अपने आप को ठगा महसूस करता है कि चुनाव आए, उनसे वोट लिया, ठगे और चल दिया, फिर यहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि ये करेंगे बुंदेलखंड में, वो करेंगे। क्या लगता है, आपकी सरकार आएगी, ठग के जाएगी या कुछ दे के जाएगी बुंदेलखंड? नहीं, हमारी सरकार ने तो पहले भी नहीं ठगा, क्योंकि देखो स्मार्ट सिटी बनाने का आपको बताया सर ने मेरे सामने ही, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे ही ये बात पूछी थी। ये आपको मैं बताऊंगी कि मेरी उनसे फेस टू फेस वार्तालाप हो रही थी। तब वो लोग 13 डिस्ट्रिक्ट बना रहे थे, तो उसमें महोबा का नाम नहीं था। तो मुझसे पूछा क्यों, तुम्हारा महोबा को बना दे स्मार्ट सिटी, मुझसे ऐसे ही बोले क्यों। तो हमने कहा सर इससे अच्छी क्या बात है। तो सोचिए, मैं उस समय कुछ पद में नहीं थी, जिला पंचायत सदस्य थी, अगर विधायक होती तो शायद मुझे बहुत कुछ दे देते। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हमारी सरकार आए, समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाए और जनता मुझे चुने। तो जब मैं 2015 में स्मार्ट सिटी के लिए यहाँ लेके आई थी, अब मैं बहुत कुछ लाने क्या भाभी आपकी सरकार बनेगी, महोबा स्मार्ट सिटी बनेगा? स्मार्ट सिटी के लिए देखिए, सरकार बाद में रही नहीं, स्टार्ट कर दिया था, उसी समय से काम शुरू हो गए थे। और अगर सरकार बनेगी तो बिल्कुल बनेगा। हम तो हमारा भविष्य हम तो यहीं से देख रहे हैं कि अखिलेश भैया हमको बहुत मान देते हैं हम लोगों को, और बुंदेलखंड को विशेषता, जबकि उनकी यहाँ से सीटें कम निकलती हैं, लेकिन उन्होंने अपना इस बार तो भाभी सीट निकलवा दी आपने, सांसद जी को बनवा दिया यहाँ से, तब तो खुश होंगे फिर? बिल्कुल खुश हैं। नहीं, लोकसभा में जो है बुंदेलखंड के लोगों ने, पूरे प्रदेश के लोगों ने वोट किया है और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जननायक के रूप में सामने आए हैं पूरे देश में। भाई 2027 में कितने चांस लग रहे हैं? बिहार चुनाव को आप देख लीजिए, क्या लग रहा था, बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं थोड़ा, क्या लग रहा था बिहार चुनाव में जो जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है, 200 प्लस का हो गया, क्या आपको लगता था कि 200 प्लस हो पाएंगे, ये निकल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो इन्होंने SIR लाए हैं तो बिहार में मौका नहीं मिला और बहुत सारे जो है वोट जो है वहाँ पे लोगों के कट गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो वोट कटे हैं वो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन में आज हैं उनके वोट कटे हैं, बहुत ढेर सारे वोट कटे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे आपने तो कटेंगे तो सबके कटेंगे, वहाँ कौन ऐसा नहीं, सबके को कटेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि हमें नोटबंदी करनी है, आपको पता है ना, तो आपके लोगों को पता है, हमें तो नहीं पता है कि आपको नोटबंदी करनी है। तो आपको पता था ना कि हम SIR लेके आएंगे, कितना समय देंगे। आज यूपी में भी SIR लेके आए, समय इन्होंने कम दिया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मांग की, हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मांग की, तो उसको 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया इन्होंने। हो सकता है कि आगे अभी और टाइम दे। कितने BLO के ऊपर प्रेशर है, BLO मर गए, आत्महत्या लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ 9-10 BLO की सूचना आई है कि अभी एक महोबा में भी एक BLO की आत्महत्या की सूचना आई है। तो कहीं ना कहीं जब आपका अधिकारी आप पे प्रेशर डालेगा तो लोगों का क्या है कि वो भविष्य नौकरी, उसी नौकरी से जीवन यापन होना है। अब उसको लगेगा मेरी नौकरी जा सकती, तो डिप्रेशन में लोगों को अटैक आ जाएगा या लोग आत्महत्या कर लेंगे अपने परिवार के बचाने के लिए। तो इसलिए भी लोग आत्महत्या कर सकते हैं कि मेरी जगह किसी को नौकरी तो मिल ही जाएगी, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। तो आप अननेसेसरी जनता के ऊपर ऐसी चीजें बार बार थोप रहे हैं। नोटबंदी करने से बताइए कोई फायदा हुआ हो तो आप बताइए, आप मीडिया के साथी हैं। नोटबंदी में आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि हमारे पास में कितने नोट पहले से छपे हुए थे, कितने नोट पहले से छपे हुए थे और कितने हमने नए छाप दिए। भाई जितने छपे थे उतने जमा हुए। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी जहां तक जानकारी है कि जितने नोट भारत में छपे हुए थे उससे कई गुना, मतलब ज्यादा, गुना नहीं, उससे ज्यादा नोट जमा हो गए। अब ज्यादा वाले नोट कहां से आए? दिस इज अ पार्ट ऑफ करप्शन, दिस इज द पार्ट ऑफ करप्शन। खाद यदि नहीं मिल रही है, दिस इज द पार्ट ऑफ करप्शन। कालाबाजारी हुई है। यार सत्ता के संरक्षण में सब ये चीजें हो रही हैं। बिना सत्ता के संरक्षण के क्या कुछ हो सकता है? कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप SIR में यदि आप देखते हैं महोबा की 80% फीडिंग हो गई है। आप कोई भी ऐसे मोहल्ले उठा के देख लीजिए जो कि हमारा वोटर्स PDA का वोटर नहीं है,
और उसका उसमें ना फीडिंग हुई हो, उसकी सारी फीडिंग हो गई होगी। जो 20% की फीडिंग बची है, नहीं हुई है महोबा में, ये कहीं ना कहीं 20% उन्हीं लोगों की फीडिंग नहीं हुई होगी जो पीडीए के लोग हैं जी। जो पता चले कि एक परिवार है वो ईंट भट्टा के लिए वहाँ काम कर रहा है आगरा में, दिल्ली में हमारे यहाँ के हमारे गांव के कम से कम कितने अहिरवार समाज के प्रजापति समाज के लोग हैं बाहर काम कर रहे हैं, और उनका यहाँ SIR का फॉर्म जैसे किसी के परमाणु कोई नहीं है, छोड़ दिया तो वो तो वोट कट जाएगा। तो वोट कट गया ना, वो तो वोट कट गया, वही ये 20% वोट रुक रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है। बिहार चुनाव में जो हुआ है पार्ट ऑफ प्रोसेस है। जनता जो है इनके साथ नहीं थी, और आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 लोकसभा के चुनाव में देखा है कि ये जनता इनके साथ बिल्कुल नहीं थी। और आज भी SIR के माध्यम से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गाँव में लगा हुआ है। हम लोग पूरी वोट की फीडिंग करा लेंगे, और 2027 में आप देखिएगा हम लोगों की 300+ सीटें आएंगी जी। 2027 के चुनाव में दावा है आदरणीय, हर कार्यकर्ता तैयार है, हर नेता तैयार है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट देंगे जी। आपने अभी हमसे सवाल किया था कि आप दावेदार है, पर दावेदार तो हैं, पिछली बार भी थे, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय नेता तो जो भी निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय के साथ में हैं। और समाजवादी पार्टी के महोबा में हम बता रहे हैं दोनों विधायक समाजवादी पार्टी के बनेंगे, और महोबा विशेष तौर से 2002 से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं बना है। इस बार चाहे जो चुनाव लड़े 2027 में समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा, इतिहास रचेगा यहाँ पर जी। अब भाई जब बात आती है महोबा 1995 में जिला बना, आज 2025 चल रहा है, क्या लगा इतने सालों में 30 साल का 31 साल का गैप हुआ, क्या आपको नजर आया कि महोबा, आप तो महोबा के हैं, क्या लगा कि महोबा ने कितना विकास कर लिया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, किस में कितना भी पीछे है? देखिए जिला जब से बना जी तो जिला बनने के बाद में विकास तो शुरू होगा जी, क्योंकि जब जिला बनेगा जी तो अधिकारी पूरे आएंगे जी, ADM आएंगे, SP आएंगे, सारी जो जिले लेवल की चीज़ें हैं वो होंगे, तो विकास तो शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि हम तुलनात्मक भाव से देखें तो उतना विकास अभी यहाँ पे नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। भाई एक छतरपुर बगल में एक जिला है, और 1995 में महोबा जिला बना जी, और छतरपुर भी था। यदि आप पुराने लोगों से पूछिएगा छतरपुर धीरे धीरे करके डेवलप कर गया बहुत ज़्यादा, और महोबा का विकास जो है रुक गया। उसका कारण ये है, उसका कारण फिर मैं बता रहा हूँ, उसका कारण भी अशिक्षा है। यहाँ के जो व्यापारी जो बड़े लोग हैं महोबा के वो शिक्षित नहीं रहे, तो उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पे पहाड़ था, क्रेशर थी, जमीनें थी, इधर काम करते रहे। यदि वो शिक्षित होते तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते, डिग्री कॉलेज खोलते, फार्मेसी के कॉलेज खोलते, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते। तो जो व्यापारी लोग रहे उन्होंने काम किया पत्थर के क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ का जो गांव का नौजवान था वो जाके उनके क्रेशरों में, पहाड़ों में काम करने लगा, वो अशिक्षित रह गया। तो कहीं ना कहीं तत्कालीन समय पे लोगों को यदि दिशा दिखाने का काम करते कि इस फील्ड में भी काम करें, तो उस फील्ड में धीरे धीरे विकास होता। तो आगे आने वाले समय में यदि हम लोगों की सरकार आती है तो हम आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी से यदि सरकार बनती है तो इस बात को रखेंगे, मांग करेंगे कि इसमें जो है तो उनको वो छूट दी जाए कुछ, कि इस क्षेत्र में लोग मेडिकल की लाइन पे लोग काम करें, हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज लोग बनाएं, फार्मेसी कॉलेजेस लोग बनाएं, बी फार्मा पैरामेडिकल कॉलेजेस लोग बनाएं। इस टाइप के क्षेत्रों में उनको छूट दी जाएगी तो लोग जुड़ेंगे। बाकी यहाँ का जो मूल व्यापार है वो पत्थर से जुड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेडिकल कॉलेज तो जो बड़ा आदमी होगा वही खोल पाएगा, या तो गवर्नमेंट खोल दे और या कोई बड़ा आदमी खोल दे। तो बड़े आदमी को जब सरकार मौका देगी तो इस फील्ड में आएगा। तो शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है, और आगे आने वाले समय में यदि मौका जो है उत्तर प्रदेश में मिलता है तो हम प्रयास करेंगे कि महोबा के लिए जरूर कुछ ना कुछ सुविधाएं मिले। भाभी बात आती है, आपसे सवाल ले लेते हैं, पलायन भाभी कैसे रोका जाए? यहाँ का युवा टैलेंट बहुत है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है, महोबा के युवा में हो किस में पलायन होता है, दिल्ली पंजाब जाता है, कहीं भी चला जाता है। पलायन को आप कैसे रोकेंगे भाभी, क्या प्लान है आपके? पलायन को रोकने जैसे आपने अभी बोला कि एक ही यहाँ पे तो बिजनेस देखे तो सिर्फ एक ही बिजनेस है, पत्थर वाला। उसमें कितना आदमी, या तो 2 वर्ग का आदमी यहाँ रह सकता है जी, या तो जो जिसका पत्थर है, पहाड़ है, या जो ठेकेदार है, या मजदूर तबके का लोग। बीच का आदमी कहाँ जाएगा जी? उस बीच के आदमी के लिए आपको कुछ करना होगा। उस बीच के आदमी के लिए सरकार कुछ नहीं करती है जी, तो क्या करेगा? वो जाएगा बाहर, या तो मजदूरी करे तो यहाँ बना रहेगा, या तो फिर जमींदार है तो आपको बना रहेगा। आप हमारे अगर मायके से देखेंगे तो हमको यहाँ बहुत गाड़ियाँ दिखती हैं जबकि वो कानपुर से जुड़ा हुआ है। हम वहाँ देखते हैं तो छोटी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो कारण यही मैंने देखा कि यहाँ पे या तो 2 प्रकार का लोग, या तो फिर बहुत गरीबी है या तो बहुत अमीरी है।
जो अमीर हैं तो बहुत अमीर होते ऊपर जा है, रहे हैं। हाँ, तो आपने कभी पढ़ा भी है या तो वो खाई को रोका जाए। अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है। और उस खाई को 1947 के बाद किसी ने नहीं रोका। वो जब बनी की देश- बनी है जब खाई। नहीं बनी, नहीं बहुत गहरी हो गई। जैसे ना पहाड़ क्या आप आपकी खोद सरकार रहे आएगी हैं, उसको रोकने के काम करेगी? हम तो बिल्कुल करेंगे, सरकार हमारी बिल्कुल करेगी। और हम तो देखिए, मैं तो यही शुरू से, या आप कह लीजिए मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ। जी। तो मेरे घर में भी, मेरे आसपास भी कोई होता है तो मेरा यही रहता है कि मैं कुछ किसी को दे सकूं, और बेला भी बताया क्या दे सकूं। तो मैं अपने विचार जो मुझे लगता है कि कहीं मैं सही हूँ, अगर जी। पॉजिटिव हूँ, जी, जी। उन तक पहुँचा सकूं, तो बस यही प्रयास करती रहती हूँ। आसपास भी अपने करती रहती हूँ। और अभी मैं एक संस्था से जुड़ी भी हुई हूँ, आपके यहाँ पे पुलिस लाइन में चलती है, जी। परिवार परामर्श केंद्र। जी। आज उसकी बैठक थी, मैं जी। नहीं जा पाई, मुझे एक्चुअली याद नहीं जी, था। जी। आज आपका प्रोग्राम रख लिया, तो मैं वहाँ भी जाकर यही प्रयास करती हूँ कि परिवार को जोड़ सकूँ, जी। क्योंकि वहाँ पे पति पत्नी के झगड़े आते हैं। तो तब तो आपके तो झगड़े होते नहीं होंगे जब आप उसके नहीं, ये तो कोई नहीं रोक सकता है, ये तो भगवान शंकर पार्वती के भी नहीं कोई रोक पाया। तो आपके झगड़े होते हैं वहाँ से? नहीं, विचारों के हो सकते हैं ना, कहीं कहीं आपका विचार कुछ और होता है, कहीं कहीं या तो ये कह लीजिए कि मेल फीमेल का भी अंतर होता है। आपका विचार मेल के हिसाब से हो सकता है, मेरा विचार फीमेल के हिसाब से हो सकता है। क्या कभी ऐसा टकराव हुआ कि भाभी के विचार कुछ अलग हो, भाई साहब के कुछ अलग हो? वही कहे ना कि हम फीमेल हैं तो हम थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं। हो जाते हैं, और फिर एक हो जाते हैं। फिर एक हो जाते हैं। जी। अब जी। कहीं ना कहीं तो ये तो जीवन का दिनचर्या का दिन है, पार्ट ऑफ लाइफ है। फैमिली में लड़ाई भी जरूरी है। वो भी जरूरी है। भाई साहब, आप बात आ जाते हैं आपसे, बुंदेलखंड का युवा हो या पूरे देश का युवा हो, वोट किस मुद्दे पे देना चाहिए? जाति के नाम पे देना चाहिए, या धर्म के नाम पे देना चाहिए, या पार्टी, या फिर क्षेत्र का कैंडिडेट देख के? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। सबसे पहले तो मैं आपका ये वीडियो उत्तर प्रदेश का, पूरे हो सकता है देश में भी लोग बिल्कुल, देखें, बिल्कुल। तो मैं युवाओं को और ये सभी वोटर्स को जी। ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप मान लीजिए कि आपका बीमार हो गए, जी। तो आप कहाँ जाओगे? डॉक्टर के यहाँ जाओगे दिखाने, कि परचून की दुकान पे जाओगे? डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा आपका मानना है कि उसने जो है ये पढ़ा है, MBBS की डिग्री ली है और वो योग्य है। जी। इसी टाइप से यदि धर्म में कोई आपको कन्फ्यूजन है, जी। तो आप उसके बारे में अपने आप स्टेटमेंट दे देते हैं। बिल्कुल। आप जिन लोगों ने उसको पढ़ा है, ज्ञान है, जी। उनसे पूछिए। किसी भी धर्म का स्वरूप जी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मानवता के खिलाफ हो, किसी भी धर्म का। और मैं देखता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वीडियो आते हैं जी। और वो बता देते हैं कि वो इस्लाम में हयात संख्या इतने में लिखा है कि जो मूर्ति की पूजा करता है उसको मारो, उसको मारो, जी। वो काफिर है। जी। ऐसा मैंने वीडियो देखा, तो कितना गलत। आप पहले कुरान शरीफ को पढ़िए, जी। देखिए, आप रामायण को पढ़िए, गीता को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। किसी भी धर्म की जो चरम सीमा है वो सेम है, जी। क्योंकि लक्ष्य क्या है? एक है। जी। लक्ष्य क्या है? एक है। जी। तो जो धर्म की बात करें, जी। धर्म एक अलग चीज है, जी। राजनीति एक अलग चीज है, जी। व्यापार एक अलग चीज है। जी। तो राजनीति को धर्म से ना जोड़िए। हाँ, धर्मानुसार राजनीति करिए। जी। जो धर्म कहता है, धर्म और आपका संविधान है, जी। जब आप गहराई पे जाएंगे तो एक जैसा मिलेगा। जब आप गहराई पे जाएंगे तो एक जैसा मिलेगा। एक बात को बोली कि मैं यहाँ पे दौड़ते दौड़ते कानून के दरवाजे पे, चौखट पे, इतना तो मैं जान गई हूँ कि जो मेरे कुरान में धर्म में लिखा है वही संविधान में लिखा है। जी। उसने ये बात को बोली, मैंने बड़ी गंभीरता से उसको लिया। तो मैं ये संदेश मैं कहना चाहूँगा कि धर्म को आप राजनीति से बिल्कुल ना जोड़ें। नौजवान जो है अपने मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, यह क्षेत्रीय छवि यदि खराब है किसी नेता की तो वो भी देखें। जी। मानव कांसी राम जी ने कहा था कि यदि हमसे टिकट देने में गलती हो जाए तो आप वोट देने में गलती मत करना। बिल्कुल। ये कहा था। तो उसको भी मैं कहूँगा कि क्षेत्रीय अनुसार यदि आपको लगता है कि नहीं ये तो भाई आदमी, गलत आदमी को टिकट दे दिया गया है, भाई राष्ट्रीय नेतृत्व को नहीं पता रहता है, तो आप उसका भी ध्यान दीजिए। लेकिन जो मुद्दे हैं पूरे प्रदेश की, आपकी समस्याएं हैं, आपके जिले की समस्याएं, तो आपको ये भी देखना होगा कि कौन सी सरकार आपके फेवर में काम कर रही है। आप देखिए आज क्या है, आज केवल और केवल धर्म की बात होती है, नफरत फैलाने की बात होती है, एक दूसरे को लड़ा कर लोग राजनीति को कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। आज मेरा बेटा है, वो बोला कि मम्मी, वो दीदी उससे बात करती है, नहीं मेरे क्लास में कोई एक लड़का है वो मुसलमान लड़के से बात करता है, ऐसे कुछ उसने मेरे को आज के 3 साल पहले बोला। तो मैं बड़ा स्तब्ध हो गया
कि हम भी जब पढ़े हैं, आज ये एक 8 साल का बेटा ऐसा बोल रहा है, जब सोचिए वो 23 साल का हो जाएगा तो तब तक तो गवर्नमेंट बदल जाएंगी ना जी, सरकारें बदल जाएंगी, तो जो ये नफरत की खाई पैदा हो रही है, एक दूसरे को काट डालेंगे फिर वो जी। मतलब आज के 15-20 साल बाद जो अभी जो नए लड़के जो अभी से मान रहे हैं कि ये हिंदू है मुसलमान है, जब बड़े होंगे और सपोज करिए कि सरकार उनके फेवर की रही या सरकार वैसी रही, कट्टरवादी सरकार ना रही, तो सोचिए क्या दशा होगी। तो ये मैं जो है सबसे नौजवानों से अनुरोध करूंगा कि भाई आप धर्म को पढ़िए, ये अलग है, आप दूसरा काम कर रहे हैं वो अलग है। जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है उस फील्ड में करे, जो धर्म के बारे में जान रहा है उस पर बहस करे, यदि उसको पढ़ के करे। यदि आपने कोई चीज़, मैं गणित नहीं पढ़ा हूँ या संस्कृत में नहीं पढ़ा हूँ और संस्कृत पढ़ाने लगूँ तो त्रुटियाँ आएंगी। मैं यदि संस्कृत का टीचर हूँ और मैं मैथ पढ़ाऊँगा तो कहीं ना कहीं गलती कर दूंगा। बिल्कुल, मैथ का टीचर ही जब पढ़ाएगा, जब वो गलती कर देता तो मैं तो वो टीचर ही नहीं हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे ही आप जो है तो धर्म के वो नहीं, आपने नहीं पढ़ा उसको ठीक से। यदि आपने उसको ठीक से पढ़ा तो उसके बारे में सही स्टेटमेंट दीजिए। 2+2 4 होता है, यदि मैं बोलूँ 2+2 5 है तो मैं मैथ का अच्छा स्टूडेंट नहीं माना जाऊंगा। मैंने एक छोटा उदाहरण दिया। तो जो धर्म की पराकाष्ठा उसको पहले सीखो, जानो और फिर आप उसके बारे में स्टेटमेंट दो तो हम स्वीकार करेंगे। भाई संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है किसी भी चीज में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान हो जाए। इस सृष्टि को बनाने वाले ने ऐसा बनाया है कि कोई पूरा नहीं जान सकता है ना। लोग बस बोल देते हैं कि इन्होंने अवतार लिया है, ये सब जान रहे हैं, लेकिन संपूर्ण इस सृष्टि को कोई समझ नहीं सकता। वो तो जिसने जो सत्ता चला रहा है उसके हाथ में है। लेकिन यहाँ पर धर्म को अलग रखिए, राजनीति को अलग रखिए, राजनीति में धर्म ना लाइए, धर्मानुसार राजनीति करिए। भाभी आपसे सवाल ले लेते हैं, आजकल का जो युवा नेता आते हैं, लड़कियां आती हैं राजनीति में, क्या उनको अवसर है? क्या राजनीति में एक बेहतर कैरियर है, बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जब कैरियर छोड़ के लोग राजनीति बना लेते हैं। हम आपको छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगी कि हम अपने माननीय जो मैं बहुत उनको फॉलो करती हूँ और मैंने पढ़ा भी है, अपने राष्ट्रपिता की बात करूँगी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनको लोग अब समय समय पे गाली दे रहे हैं। बड़ा दुख लगता है, बहुत दुख लगता है कि एक हमारे राष्ट्रपिता को बच्चे हमारे गाली दे रहे हैं बिना पढ़े नहीं, पढ़े लिखे बच्चे नहीं दे रहे हैं। तो भाभी उनके बारे में जानते ना होंगे ना, लोग दे रहे हैं, पढ़े लिखे जो वेल मैनेज्ड हैं सभी लोग, वो दे रहे हैं। भाभी रोके, अभी आप एक जानते हो खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, वो कहते हैं वो व्यक्ति गांधी को आज गाली दे रहे हैं जो अपने प्रधान से नहीं कुछ कह सकते। वही मैं आ रही हूँ, मैं अपने आप से मैंने अपने सबसे रखा ये बात को, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ जो मिलते हैं लोग उनसे मैं समझाती हूँ। देखो उसको क्या थी, वो बहुत बड़े घर के लोग व्यक्ति थे बिल्कुल, और वो जाके उस समय जब यहाँ पे आप लोग भूखमरी मर रहे थे, वो इंग्लैंड में जाके पढ़ाई किए और बैरिस्ट्री करके आए और उन्होंने साउथ अफ्रीका में थे। तो उनको क्या था कि यहाँ पे धोती पे आ जाना, लेकिन एक अदना अंदर की चोट लगी। वहाँ पे एक देखा कि वहाँ पे जब उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था और श्वेत वो कह के बोला गया साउथ अफ्रीका में, तो उनको लगा कि इन्हीं अंग्रेजों को मैं अपने यहाँ से, और उनकी कितनी बड़ी वैल्यू थी। आप उनकी सब कुछ देखिए, आप जो गोल में वहाँ पे सम्मेलन हुआ था उसमें सारे लोग कोट में थे जी, 3 पीस में थे। आपका एक गांधी आपका सिर्फ धोती में था और सारे 120 देश के लोग उनको सलाम कर रहे थे सादगी में। हाँ, तो एक धोती पे एक लंगोटी पे जो व्यक्ति आ गया, आज आप मोदी को कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगी कि वो क्या उनके पास स्वदेशीपन है जिनको बच्चों फॉलो करते हैं, मुखड़ी पहनते हैं, माइक जिससे बोलते हैं वो भी जर्मनी का होता है, सब कुछ उनका विदेशी है। वो हमारे ख्याल से फेशियल भी रोज विदेशी लेते होंगे, जो उनकी शाइनिंग है, उनके घर का आप उनका रूटीन देखेंगे, वो क्या स्वदेशी अपनाते हैं। और उनके गुजरात के ही तो महात्मा गांधी जी थे, तो उन्होंने तो सब कुछ छोड़ा, चरखे पे आए ना, तो उन्होंने खुद किया, तो फॉलो करने में अच्छा लगता है कि उन्होंने खुद किया। तो अब आप वो जब दांडी नमक पे ऐसे लोग नहीं थे, उनके संग तो हिंदू मुस्लिम कौन नहीं चलता था। कहते एक कोटी के पीछे 30 कोटी लोग पैर चलते थे, 30 कोटी पैर ऐसे चल देंगे। आप चलिए, आपके पीछे चल देंगे, कोई चल देगा? नहीं चलेगा ना। तो जब आपके अंदर कुछ देखेगा तभी चलेंगे। तो बस यही ना, तो राजनीति एक ऐसी चीज है कि अगर आप शिद्दत से करना चाहें
तो महात्मा गांधी जी। को आप हर एक रुपए के एक नोट में ले आए, अभी गाली दे रहे हैं, क्या है अभी देखिए 50 साल बाद पता नहीं क्या होता जी। है। लेकिन महात्मा गांधी को आज 180 देश के लोग पूज रहे हैं जी। और हमारे देश की इतनी विडंबना है कि हमारे देश को लोगों ने गाली दे रहे जी। हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाया जाता है, इंटरनेशनल हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। आपके एक इंटरनेशनल 2 ही लोगों को पढ़ाया जाता है बाहर, एक विवेकानंद जी को और एक महात्मा गांधी जी। जी। और उनके ना कोई विवेकानंद जी को पढ़ता है और ना कोई, लोग सवाल दुख खड़े की कर बात देते है, ना हैं। कोई महात्मा गांधी को पढ़ता है। जी। और जबकि उनकी किताबें सबको पढ़ना चाहिए, पहले हाई स्कूल में सब जगह थी। अब देश की विडंबना है कि पता नहीं क्या है। आप सोचिए कि ये कर क्या रहा है सीबीएसई में। देखिए आपको देखिए पीरियोडिक टेबल आप जी। केमिस्ट्री में जी, पढ़े अगर जी। कहीं होंगे तो उसको भी निकाल के बाहर कर दिए हैं। जी। कोर्स से बच्चों को बिल्कुल मतलब आपको हम लगता है बच्चे को अनपढ़ बनाया जा रहा है। जी। जो हम लोग पढ़ते थे अब तो आपको कोर्स को और ऊपर करना चाहिए। जब कंपटीशन आपका सब बहुत घटा हाई दिया रहे हैं है, उसमें। अब घटा रहे हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा था 7th 8th में वो हाई स्कूल में ले आएंगे बच्चे सीधे हैं। बच्चे तो अब तो कंप्यूटर माइंडेड बच्चे हैं। हम लोगों के टाइम पे तो बच्चे थोड़े बहुत जो ट्यूशन मिल जाए या जिस किसी से मिल जाए उससे पढ़ने का प्रयास करते थे। अब तो बच्चे घर बैठे 3 साल का बच्चा पता नहीं कैसे क्वेश्चन कर देगा, आप दंग रह जाएंगे। तो उनको कोर्स को घटा रहे हैं जानबूझ के, जी। अनपढ़ बना रहे हैं। ये राजनीति का एक चक्र है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, इन 10 सालों में पता नहीं क्या हो रहा है। भाई साहब अब बात आती है, जनता कहती है कि नेता अनपढ़ होता है, नेता झूठ बोलता है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रही, थोड़ा सा जनता जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। मैं बीटेक हूँ जी। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एसबीटीआई कानपुर से। जी। अब जनता नेता अनपढ़ है जैसा जनता बोलती है। मैं समझता हूँ कि नेता को जमीनी हकीकत का ज्ञान होना चाहिए। जी। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, खेती कर रहा, तो उसको वहाँ की समस्याओं का ज्ञान है। जी। कई बार ऐसा होता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे जिलाधिकारी महोदय पढ़ के आते हैं, जिलाधिकारी महोदय डीएम जैसे बनते हैं, तो नेता उनको प्रस्ताव देते हैं कि ये काम करना है। जी। तो इसलिए देते हैं कि वो क्षेत्र में जाके काम करते हैं, देखते हैं कि मेन समस्याएं क्या हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यदि बहुत पढ़ा लिखा भी है और नेता बन गया है, उसने कुछ नहीं देखा है निचले स्तर का, तो कैसे काम वो कर पाएगा। तो ये कोई व्यवस्था जो नहीं है कि भाई पढ़ा लिखा अनिवार्य है, नहीं है, तो हम इस पर कोई असहमत नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई गंवार ही है, कुछ उसने ना उधर का देखा है ना इधर का देखा है, और वो भी पॉलिटिक्स में जो है तो आगे आना चाहता, तो फिर जनता है ना, उसको वोट मत दीजिए आप। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं वो कर्मठ है, उसने काम किया है, उसको हमारी समस्याओं का पता है, हमारे सुख दुख में साथ में खड़ा है, तो आप दे सकते हैं। अब एक चीज और आती है कि थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे या और हायर लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पर तो कहीं ना कहीं आज के जो परिवेश में है कि आईटी का युग चल रहा है, एआई का युग चल रहा है, तो उसमें तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। लेकिन अब एक कहावत है कि नेता का काम होता है सपने देखना और अधिकारी का काम होता है उसको साकार करना। जी। जैसे नेता ने कहा नहीं मेरा शहर ऐसा होना चाहिए, मेरी सड़क ऐसी बननी चाहिए, नेता ने सोचा, अधिकारी का काम है कि उसको। वैसे बात आती है, नेता बड़ा होता है या अधिकारी, किसे आप मानते हैं? देखिए, क्योंकि कोई नेता होता है अधिकारी को फोन लगा देगा ये होना चाहिए, हो जाता है। हाँ, इसलिए ऐसा होता है कि ये मानना है कि नेता जो समस्या बता रहा है वो जनता की समस्या बताएगा, अधिकारी जो बैठा है उसको तो नहीं समस्या पता है। इसलिए अभी मैंने बोला कि नेता का काम होता है सपने देखना, सपना इन द सेंस कि मेरा जो है देश कैसा होना चाहिए जी, या मेरा जिला कैसा होना चाहिए, मेरा प्रदेश कैसा होना चाहिए। मैं यहाँ से निकला तो ये रोड बहुत खराब थी, यहाँ समस्या थी, यदि ये चौड़ी हो जाए ऐसे घूम के, तो उसने अधिकारी को बोल दिया फोन करके। अब अधिकारी का काम है कि आपने पढ़ाई की है, इंजीनियर्स को बुलाइए, सब टेक्निकल टीम को बुलाइए और उन्होंने जो आपके मंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा उसको साकार करके दीजिए। ये तो आपका काम है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारा काम नहीं है। हमने तो सोचा कि यार ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। जैसे आपका ये रूम है, अभी सोचा कि यार यहाँ पर थोड़ा लाइटें वाइटें और ऐसी होती, स्टूडियो ऐसा हो जाए, उसको बुलाया इंटीरियर वाले को, भाई ऐसा कर दो। अब लोग सवाल करें कि आप तो इंटीरियर कोर्स किए नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो भाई मैं तो सेवक हूँ, मैं तो जनता के बीच में गया, जनता ने कहा कि भाई नेताजी ये यदि नाली यहाँ से निकल जाए हमें दरवाजे से तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो बात सही है। मैंने अधिकारी को फोन लगाया कि भाई ये नाली यहाँ पे बननी चाहिए। अब उसको नहीं पता है अधिकारी को, तो हमारा काम है कि हम अच्छा से अच्छा विचार करें, जनता क्या चाह रही है
क्योंकि जनता ने वोट दिया है ना, जनता ही मालिक है, टैक्स दे रहे हैं, वो चाह के आ रहे हैं और उसको जो है कार्यान्वित करना अधिकारी का काम है, अधिकारी को सौंप दिया जी। उसे अभी काम किया। भाई साहब ने कही नेता का काम होता है सपना देखना, आपने क्या सपना देख रखा है महोबा की जनता के लिए कि हम जब बनेंगे तो ये सपना है, ये क्या सपना देख रखा है? हमारा सपना नहीं है, सभी देशवासियों का सपना होता है जी। कि जिस जगह हम रहें हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, वहीं पे हमें दूर न जाना पड़े। जी। तो प्रयास यही रहेगा कि सारी जितना जो मौलिक सुविधाएं होती हैं वो आपके ज़िले में उपलब्ध कराई जाए। जी। कुछ हम कर सकें, कुछ सरकार के द्वारा कराई जा सकें, वो प्रयास जहाँ तक प्रयास मेरा 100% जा सके वो प्रयास करने का प्रयास, बस वही। वैसे बात आती है, एक कमेंट में आया था कि आप नौजवान दिखते हैं, उम्र तो आपकी काफ़ी होगी लेकिन आप एक नौजवान दिखते हैं, युवा दिखते हैं, इसका राज क्या है? कैसे अपने आप को मेंटेनेंस रख पाते हैं? देखिए ऐसा है कि एक मैं हंसी में जवाब दूंगा जी बिल्कुल, हंसी में लेंगे भी जवाब हम। कि हमने क्या किया है कि भाई हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आए तो नौजवानों की सरकार हो। जी। तो 2014 से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, 17 में हम लोगों की सरकार हटी है जी। तो अब हमने अपने आप में जो है उम्र में स्टे ले रखा है 10 साल के लिए कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवान दिखें। जी। जीएसटी कहें इसको, जीएसटी उम्र में लगा रखी है। ये केवल और केवल आपका दिनचर्या का, जी, देख रेख का और फूडिंग का जी, मैं सलाह दूंगा कि जो बाजारू चीज़ें मिलती हैं उस पर एक उम्र के बाद जो है जी आपको प्रयास करिए कि बुंदेलखंड से अच्छा तो कहीं मिलता ही नहीं है। जी। शुद्ध तेल, घी, यहाँ का कठिया गेहूँ, जी, है ना। सुबह नियमित आप एक्सरसाइज करिए और अच्छा जो है भोजन ग्रहण करिए। आयुर्वेदिक चीज़ों पे थोड़ा सा यदि ध्यान दें तो ये बहुत, आप देखते होंगे पहले के जो है ऋषि मुनि थे, कई बाबा रामदेव को देखिए, तो बाबा रामदेव को आप देख लीजिए कि अभी उनकी कोई उम्र नहीं बता सकता है। तो ये एक मैंने अभी बताया था कि चाहत क्या है आपका, उसके अनुशासन है, तो ये पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है ना। अभी आपसे सवाल ले लेंगे, आपका फेवरेट नेता कौन है जिसे देखकर आप ऊर्जावान रहती हैं? नेता उसमें विधायक बनने की भी आप सोच रही हैं, कौन है आपका फेवरेट नेता? देखिए जब मैं युवा थी तब तो मेरे तो सबसे फेवरेट थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी। लेकिन अब मैं दूसरी तरह के सोचती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि इंटरनेशनली अगर कोई कुछ ड्रॉबैक हैं उनके जी, मगर इंदिरा गांधी जी को मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ कि आयरन लेडी जी, उन्होंने जो देश के लिए उस समय किया, डिसीजन पावर, उनकी डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी थी जी। और पॉलिटिक्स में देखिए डिसीजन आपके बुरे भी हो सकते हैं, उनके भी बुरे हुए, उनको भी गोली लगी, लेकिन एक समय पे एक ही टाइम पे सोचना, एकदम माइंड आपका एकदम सामने कि नहीं अभी पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया तो आपके पास इतना क्षमता होनी चाहिए। इन्हीं की जैसा अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अमेरिका वालों ने घोषणा कर दी कि आप बैठ गए। अरे मीडिया वाले तो घुस गए थे, पाकिस्तान में घुस गए थे। वही ना, वो कितना दुख दे गया। 99 में भी कारगिल का युद्ध हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उस समय अब्दुल कलाम जी ने मिलके आपको परमाणु सक्षम देश बनाया। तो उनका भी देखिए उस समय अमेरिका पूरा कोशिश किए हुए थे कहीं ये बना ना ले, कैसे उन्होंने बनाया होगा। तब तो भाई आपकी विचारधारा बहुत अलग होगी, अटल बिहारी वाजपेयी को भी फॉलो करती, इंदिरा गांधी को भी फॉलो करती। हम आपको टैग देते हैं, आप महोबा की आयरन लेडी हैं। हम पॉजिटिव चीजों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन निगेटिव हर एक में आएगी। अब महात्मा गांधी की जब देश आजाद हुआ तो हो सकता है कि उनके कुछ लोगों को उनका निर्णय अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा। लेकिन मेरा विचार ये कि आप बताइए कि अगर हम रोज आपको प्यार बांट रहे हैं तो आज हम नफरत कैसे बांट देंगे? हम वो अगर हमेशा से 50 सालों से चल रहे थे हिंदू मुस्लिम को लेके साथ में, तो कह देते हैं कि उन्होंने देश को अलग कर दिया। कैसे अलग कर दिया? शायद अलग ना करते तो और विस्फोटक स्थिति हो जाती, तब क्या करते? तो डिसीजन लेने में बहुत बड़ी हिम्मत की। हाँ, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जो प्रेम, हम तो कहते हैं प्रेम बांट के चलो, और प्रेम ही सबसे बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। आपका कर्मचारी, आप जहाँ भी हैं, आपके नीचे काम करने वाले भी होते हैं, आपके ऊपर भी काम करने वाले लोग होते हैं। अगर आपका नेचर ऐसा है तो आपको नीचे वाले भी फॉलो करेंगे, ऊपर वाले भी देख के खुश होंगे। अब बात आती है, आपको यूपी का बेस्ट सीएम कौन लगा? ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, नंबर भी दे दूंगा आपके कितने। अखिलेश यादव, मायावती जी, योगी आदित्यनाथ जी, किनको आप सबसे ज़्यादा लाइक करती? इनका कार्यकाल बहुत शानदार है, क्योंकि योगी जी के तो चल रहा है अभी, और अखिलेश जी का चला गया, मायावती का चला गया,
कौन बेस्ट आपको लगता है कि इनमें सबसे बेस्ट कार्यकाल रहा है? देखिए, कुछ चीज़ों में अगर हम कहें बेस्ट तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने अखिलेश यादव जी को ही कहेंगे। ऐसा तो नहीं कि पार्टी के हिसाब से आपने बोल दिया हो। लेकिन कुछ चीज़ों में बहन जी को भी मैं बहुत अच्छा कहूँ। उनको नहीं भूल पाएंगी क्यों नहीं, उन्होंने जो आपको दिया इंटरनेशनल, आप सड़कें सोच नहीं सकते थे, जो उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया वो उनकी सोच थी। और लखनऊ को चेंज किया। पहले के नेताओं ने बहुत राज किया लेकिन चेंज किसी ने नहीं किया। तो जो आज आपको लखनऊ दिखता है, आप जाते हो तो लगता है कि राजधानी में आए, तो वो देन बहन माया हाँ बहुत काम किया। शुरू में किया, बाद में उसको ये उनका मुझे अच्छा दिखा था। बाद में उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हो सकता है योगी सरकार भी अच्छी हो, लेकिन वो हम पार्टी के नाते कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी यही कितने नंबर देंगे योगी जी को यदि 10 में आपको दिया जाए? कितने नंबर देंगे? मुझसे ना पूछिए तो नंबर नहीं देंगे। अब नहीं, मैं नहीं दे सकती हूँ इसका। आपका कौन फेवरेट है यूपी में? सीएम आपको कौन लगा फेवरेट? भाभी ने तो बता दिया। यूपी में सीएम तो सबसे अच्छे अखिलेश यादव जी ही थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ये हालांकि है कि बहन जी ने विकास का काम बड़े लेवल पे शुरू किया था। जैसे कि शायद एक्सप्रेसवे पहली बार सोच आई उनकी, लेकिन उसके बाद क्या बोलते उसको, ईंट का जवाब पत्थर से देना। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेट्रो, कोई सोच सकता था? तो एक सपना था, लोग सोचते थे मेट्रो सिटी। आज कानपुर मेट्रो सिटी, लखनऊ मेट्रो सिटी, है ना, नोएडा। हाँ, युवा सोच है। तो आज मैंने अभी उससे पहले भी आपको बताया था PHQ जो बनाया, तो आप सोच नहीं सकते जैसे विदेश हो। वहाँ जाके आप देखिए तो बहुत डेवलप लखनऊ का हुआ है, और डेवलप लखनऊ हुआ है। और उसके बाद इस सरकार ने क्या किया कि अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, तो इस सरकार ने पुराने का ही कुछ बनना था उसी को ऐसे घुमा के इधर से चित्रकूट से डाल दिया। लेकिन आप देखिए जिगजैग एक्सप्रेसवे हम उसको बोलेंगे, जिगजैग मोशन पे, जैसे उस पे चले ना तो ऐसे गाड़ियां चलती हैं जिगजैग, तो वो एक्सप्रेसवे है। उससे अच्छा तो ये झांसी का ये नेशनल हाईवे है। यदि आप यदि झांसी जाओगे तो उससे अच्छा है। अब आप बताइए एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे का मतलब होता है कि आप मतलब पानी भी ना हिले, बिल्कुल आप चले जाओ, वो एक्सप्रेसवे का मतलब होता है। ये रहे, आपको कैसा लगा पॉडकास्ट? शानदार रहे, जवाब बहुत अच्छे रहे। जो आपने जवाब आंसर भेजे, वो सवाल भेजे थे, उनका जवाब बहुत शानदार रहा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि जवाब कैसे रहे, भाभी के जवाब अच्छे रहे या फिर भाई साहब के जवाब अच्छे रहे। आपको ये लिखना है, क्योंकि प्रेरणादायक भी बात रही, हमारा पॉडकास्ट रहा, बहुत शानदार रहा। अब आपको इसमें नंबर भी देने हैं, भाभी को कितने नंबर देंगे, भाई साहब को कितने नंबर देंगे। और जो बात रही कि आगामी विधायक की बात रही, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, जनता भी आपको शुभकामनाएं देगी। और हमने जो आपको पद भी दी है महोबा की आयरन लेडी, नहीं ये आप बने तो नहीं, आपको हम कह सकते हैं अपने आप को, क्योंकि मैं इतनी हार्ड नहीं हो सकती हूँ। बहुत बहुत भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया हमारे पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने भाई समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देखने वालों को मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत धन्यवाद।